तो पिछले पार्ट में सीमा सियान ने अपने बरसरकर वाले स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो शायर के ऊपर भारी पड़ने लगा था। अब इसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि सीमा सियान तो सच में काफी ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सीमा सियान और शायर के बीच में फाइट चल रही थी, जिसके दौरान हम देखते हैं कि सीमा सियान बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक कर रहा था, इसीलिए शायर भी उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और इसी के साथ वो भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तभी यह देख लिन सिन भी कहने लगता है कि यह टकला आदमी तो सच में काफी पावरफुल है, जिसको मैंने गलती से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और फिर उसके पास में बैठी हुई लड़की कहने लगती है, ऐसा लगता है कि एसएससी नंबर 1 हारने वाली है और शायद इस बार हिलरी से हराने में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन तभी सीमा सियान को देख एक मास्टर कहने लगता है कि शायर अभी अपने फुल पावर का यूज नहीं कर रही है, जबकि सीमा सियान को अभी सीखने की काफी जरूरत है, क्योंकि असल में बरसरकर स्किल की भी एक कमजोरी है और इसे ज्यादा समय के लिए यूज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता था और इसीलिए वो कहती है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान गुस्से में आकर एक पिलर को उसके पास में गिरा देता है और शायर से अपने बेस्ट अटैक को यूज करने के लिए कहता है। अब इतनी बात कहने के बाद उसने अपने ताकत का यूज करके पिलर को अपने एक हाथ से उठा लिया था और फिर इसको तेजी से घुमाते हुए शायर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब इसको ऐसा करता हुआ देख शायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर सीमा सियान जैसे ही पिलर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, शायर भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकना शुरू कर देती है। लेकिन सीमा सियान अभी भी शायर के सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी नहीं था और इसके बाद वो गुस्से में एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इसे देखते ही शायर अपने जगह से ठीक समय पर गायब हो जाती है, जिसके वजह से सीमा सियान इस बार भी शायर का कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार अब सीमा सियान को भी रियलाइज हो गया था कि उसके पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इसीलिए वो शायर के ऊपर अपने आखिरी पंच का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर शायर से कहता है कि अब तुम किस बात का इंतजार कर रही हो और तुम अपने असली ताकत का यूज क्यों नहीं करती। अब इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग इनके बीच के फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर ने भी अब अपने ओवरलॉर्ड वाले स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो अब सीमा सियान को हराने वाली थी। अब इसे देखते ही सीमा सियान तुरंत इसके ऊपर पावरफुल अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस वक्त शायर भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और फिर वो भी अपने पावरफुल स्किल का यूज करके सीमा सियान के अटैक को रोक देती है, जिसके वजह से अब इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है और इतने देर के लिए यहाँ पर किसी को भी कुछ नजर नहीं आता। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शायर ने अपने पावरफुल अटैक का यूज करके सीमा सियान को जख्मी कर दिया था, जिसके वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से शायर इस मैच को जीत जाती है। लेकिन तभी शायर को याद आता है कि उसे हाओ चेन से मिलने के लिए भी जाना है, इसीलिए वो यहाँ पर रुककर और ज्यादा देरी नहीं करना चाहती और फिर तुरंत यहाँ से निकल जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन शायर के आने का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर कुछ समय के बाद शायर भी आ जाती है और उसे देख अब हाओ चेन काफी एक्साइटेड हो गया था और इसी के साथ वो उससे पूछने लगता है कि आज का तुम्हारा मैच कैसा रहा। इसके बाद अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर हाओ चेन शायर से बताता है कि अब यह कंपटीशन खत्म होने वाला है, जिसमें सभी एडवांस प्लेयर एक एक करके सामने आने लगे हैं और फिर वो शायर से बताता है कि यांग बेंजाओ अब काफी पावरफुल हो चुका है, जो कि अपने सभी 9 मैच में से एक भी मैच को नहीं हारा है और इसीलिए उसके पास में 18 पॉइंट बने हुए हैं, जिसके वजह से वो अभी पूरे कंपटीशन में नंबर 1 पर बना हुआ है। इसके अलावा हाओ चेन शायर को 5th रैंक वाले और भी 2 वॉरियर के बारे में बताता है, जिन्होंने की गेम के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था और इसके बाद वो बताता है कि लिसिन ने भी इस गेम के अंदर काफी शानदार प्रदर्शन दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शायर भी टॉप 16 की लिस्ट में आ चुकी है, लेकिन इस गेम के अंदर इनके अलावा भी बहुत से प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था और एक एक करके उन सभी ने टॉप 16 में अपने जगह को बना लिया है, जिसमें हम देखते हैं कि यांग बेंजाओ पहले नंबर पर था, जबकि दूसरे नंबर पर कोई और प्लेयर और तीसरे नंबर पर शायर होती है और इसी तरह से इस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 16 नंबर वाली जगह अभी भी खाली थी। इसके बाद हाओ चेन बताता है कि उस आखिरी जगह के लिए उसके और वेंग युआन के बीच में फाइट होगी और इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के पास में सेम पॉइंट
पॉइंट है, इसीलिए अब टॉप 16 में बचे हुए आखिरी जगह के लिए इनके बीच में फाइट होगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओ चेन को अपने ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए वो शायर से कहता है कि मैं टॉप 16 में जरूर आऊंगा, जिसके बाद शायर उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब इस तरह से ये दोनों कुछ और देर के लिए एक दूसरे के साथ में समय बिताते हैं और फिर शाम होने पर हाओ चेन अपने रूम पर आ जाता है, जहाँ पर यहुआ हाओ चेन को बताता है कि उसकी अगली ओपोनेंट वेंग जुआन होने वाली है, जो कि वॉरियर हॉल में एक रुकी है और इसी के साथ उसके पास में 4th रैंक वाली कल्टीवेशन है। इसीलिए ताकत के मामले में हाओ चेन अभी भी उसके सामने कमजोर है, क्योंकि एक नाइट का कल्टीवेशन सिस्टम बैलेंस को महत्व देता है, जबकि किसी वॉरियर का कल्टीवेशन सिस्टम ऑफेंस को महत्व देता है। इसीलिए यही रीजन है कि स्पीड के मामले में भी वेंग जुआन काफी बेटर है, जबकि हाओ चेन केवल डिफेंस और स्पिरिचुअल पावर के मामले में वेंग जुआन से ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी भी इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग वेंग जुआन के वेपन के बारे में भी कुछ नहीं जानते और पिछली बार इन्होंने उसके पावर का केवल एक झलक ही देखा था, जबकि वो भी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया था। अब इन सभी बातों से यहुआ भी काफी परेशान हो गया था और वो समझ गया था कि इस आखिरी जगह को पाना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहुआ वेंग जुआन के ऑरा को देखकर समझ गया था कि वेंग जुआन जरूर ही बैटलफील्ड में फाइट कर चुकी है। इसीलिए यहुआ को अब समझ में आ गया था कि वेंग जुआन जरूर ही साउथ ईस्ट किले की शान है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ मास्टर आपस में मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि वॉरियर टेम्पल साउथ ईस्ट किले की गार्डिंग करता है, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही डीमंस ने काफी खतरनाक अटैक किया था और इसके वजह से इनको इसमें काफी लॉस हुआ है। इसके बाद ये लोग बात करते हैं कि अभी का वॉर तो किसी तरह से शांत हो गया है, लेकिन इंटेलिजेंस के अनुसार वे डेविल सभी 6 गेट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, जबकि इतने सालों से ये सभी 6 गेट सी नीडल के जैसे हैं, जो कि एक साथ मिलकर एक पावरफुल फ्रंट लाइन बनाते हैं। इसीलिए हमें इन सभी 6 गेट में से किसी भी गेट को टूटने नहीं देना होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वॉरियर कुछ लेटर लिख रहा था और फिर वो कहता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के बातों को फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैं डीमन से फाइट करने के लिए कोई ना कोई तरीका खोजने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करने का चांस खो दिया है, जिसके वजह से मैं किसी भी तरीके से फ्रंट लाइन का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए मैंने सीधे बॉर्डर पर जाने का डिसाइड किया है, ताकि वहाँ पर मैं एक सोल्जर के रूप में शुरुआत कर सकूं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी न किसी दिन अपने बदले को पूरा जरूर करूंगा, क्योंकि उन डीमंस ने मेरे पूरे फैमिली को मारा था, जिसके वजह से मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। इसी के साथ वो अपने सिस्टर को याद करते हुए कहता है कि आप मेरे बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मैं अपना खुद का ख्याल रख सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त उसे यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर भागते हुए नजर आते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि डीमंस ने बॉर्डर के ऊपर अटैक कर दिया है। अब इसके बारे में सुनते ही वो लड़का कहता है कि मेरे पास अब वेट करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए मेरे पास अब केवल स्कॉट वॉरियर बनने का रास्ता बचा हुआ है। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।